गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पूरक समुच्चय पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पूरक समुच्चय के ऊपर एक्सरसाइज है अपनी 1.5 और इसका पहला सवाल है जिसमें अपने को दिया हुआ है एक यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें अवयव दे रखे हैं 1 से 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो दे रखे हैं यूनिवर्सल सेट में अवयव। फिर 3 सेट हैं ए बी सी। ए में अवयव हैं 1 2 3 4। बी में अवयव हैं 2 4 6 8 और सी में अवयव है 3 4 5 6। अब हमसे पूछा क्या गया है वो देखते हैं। हमसे कहा गया है कि ए का पूरक समुच्चय निकालें। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो तरीका बताया था u माइनस ए, यानी u में आने वाले वो अवयव जो a में नहीं है वो कहलाएगा a का पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। तो u में 1 से 9 तक एलिमेंट है जबकि a में 1 2 3 4। तो हमारे पास जो बच गए वो बच गए 5 6 7 8 और 9। ये हमारे हो गए a कॉम्प्लीमेंट, a का पूरक। ऐसे ही यदि b कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो u माइनस बी करेंगे, यानी b को छोड़कर बाकी के u में कौन से आते हैं। तो 2 4 6 8 छोड़ दें, 1 3 5 7 9 ये अवयव b के पूरक समुच्चय में है। ऐसे ही यदि हमें b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, जैसे इसका 6 b माइनस सी निकालें फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो पहले b माइनस सी करते हैं। b के अवयव हैं 2 4 6 8, इसमें से 3 4 5 6। तो जो अवयव b में तो हैं लेकिन c में नहीं है वो कहलाते हैं b माइनस सी, यानी इन दोनों समुच्चयों का अंतर समुच्चय। तो 4 और 6 इसमें भी हैं, 4 और 6 इसमें भी हैं, इनको छोड़ दें। इसके अलावा b में रह गए 2 और 8, ये इसमें आ जाएंगे। तो ये कहलाएगा b माइनस सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, b माइनस सी का पूरक। तो हम उसे लिखते हैं u माइनस बी माइनस सी। u में वो अवयव जो b माइनस सी में नहीं है। तो 2 और 8 को छोड़ दें तो हमारे पास अवयव बचेंगे। 2 और 8 को हटा लेते हैं तो 1 3 4 5 6 7 और 9 ये अवयव रह गए इसके कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक में। तो इस तरह से हम पूरक समुच्चय कैसे पता करते हैं उसका मतलब समझते हैं। यानी किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना हो तो हमें यूनिवर्सल सेट में से उस समुच्चय के अवयवों को हटा देना होता है। बाकी जो सार्वत्रिक समुच्चय में जो बचे हुए हैं यूनिवर्सल के अंदर वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक कहलाएंगे। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद इससे अगला ऐसे अगला क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरीके का है, इसलिए उसे मैं नहीं बता। थर्ड को लेते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से। उसके अंदर पहला जो दे रखा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को यूनिवर्सल सेट मानकर दिए गए समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालें। यूनिवर्सल सेट u है 1 2 3 4 5 6 से लेकर
इनफाइनाइट, अनंत तक। ये तो है सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। अब अपने को पूरक समुच्चय प्रथम का निकालना है। जैसे फर्स्ट में मैंने उसे सेट ए नाम दे दिया, एक्स, जहां की एक्स कैसा है, एक सम प्राकृत संख्या। ये दे रखी है। सम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8 से लेकर अनंत। जिन भी संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है वो हमने इस ए सेट में लिख दी। अब हम चाहते हैं इसका पूरक समुच्चय निकालना। तो आप जानते हैं u माइनस ए से दर्शाते हैं अपन पूरक, यानी सार्वत्रिक समुच्चय के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है। तो कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं, इनमें कौन सी संख्याएं आ रही, सम संख्याएं आ रही। तो बच गई कौन सी, विषम। तो हम यहां लिखेंगे 1, 3, 5, 7 से लेकर अनंत तक। ये इसका है। यदि इसकी जगह यहां पर लिख देता विषम प्राकृत संख्या तो उसका पूरक हो जाता है सम प्राकृत संख्या। यानी ये क्या मिल रही है हमें, ये तो मिली है x, जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि सम प्राकृत संख्या का पूरक विषम और विषम का पूरक सम। ये इस तरह से चेक किया जाता है। तो उम्मीद है कि इसके क्वेश्चंस को आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये था अपना थर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दे रखा है, जैसे इसी का अपन ले लें 10th या 11th। जैसे 10th में लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का है, कोई सेट है, मान लिया जैसे P सेट दे दिया x, जहां x कैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ये x है, यानी इसमें आने वाले कौन कौन से अवयव हैं, 7, 8, 9 से लेकर अनंत तक के इसमें मौजूद है। P में लिखा है x बड़ा है या बराबर है 7 के। तो यानी 7 से बड़ी और 7 को मिलाकर जितनी भी प्राकृत संख्या हैं वो सब इसके अंदर शामिल है। तो अब आप चाहते हैं इसका पूरक समुच्चय निकालना है, तो उसी u के आधार पर ही निकालेंगे। तो वो प्राकृत संख्याएं जो इस सेट में नहीं आ रही है वो आ रही है 1 से लेकर 6 तक की। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं x, जहां x लेस देन और इक्वल टू, तो 7 या 7 से बड़ी राशि तो ऊपर P सेट में है, तो फिर 7 से छोटी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वे सब किस में आ जाएंगी, उसके पूरक समुच्चय में। तो ये इसका तरीका था। यानी थर्ड के मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए, फर्स्ट, सेकंड और 10th। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो किस पैटर्न का है, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th में हमें वही डी मॉर्गन्स लॉ को सत्यापित करना बोला है। जो डी मॉर्गन्स के नियम हैं उन्हें साबित करके दिखाओ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि यूनिवर्सल सेट जिसमें 1 से लेकर 9 तक के अवयव, एक सेट ए, दूसरा सेट बी। ए सेट में अवयव दे रखे हैं 2, 4, 6, 8 और बी सेट में अवयव दे रखे हैं 2, 3, 5, 7। ये ए और बी में है।
तो सबसे पहले तो मैं इनके कॉम्प्लीमेंट लिख लूं। ए कॉम्प्लीमेंट, आप जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, जो अवयव यू में तो है पर ए में नहीं है। 1 3 5 7 9। और बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो जो इसमें है लेकिन मतलब यू में है लेकिन बी में नहीं है। तो देखिए 1 4 6 8 और 9, ये वो अवयव है जो बी में तो नहीं है लेकिन यू में है, उसके यूनिवर्सल सेट में है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या था अपना, डी मॉर्गन लॉ में पहला दे रखा था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको चेक करना है। लो पहले ए यूनियन बी की बात करें। ए में अवयव कौन कौन से हैं, 2 4 6 8। इसका यूनियन लेना है बी के साथ, बी में है 2 3 5 7। यूनियन में जितने टाइप के अवयव आ रहे हैं, यानी जो सम्मेलन अपन ले रहे हैं उसमें जितने टाइप के अवयव आ रहे हैं सब लिखने हैं। तो 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए ये वाला, तो अब ये वैल्यूज यहां पुट करते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन अवयवों को छोड़कर बाकी यूनिवर्सल सेट में और कौन कौन से अवयव बचे हैं वो इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये एलएचएस है अपने लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके अंदर u माइनस ए यूनियन बी लिखा गया। तो ए यूनियन बी में जो ये अवयव है वो हटा दिए, तो बचे कौन कौन से, एक तो 1 और एक 9, दो ही अवयव बचे। अब जरा आरएचएस पे फोकस कर लेते हैं जो हमें बता रही है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के अवयव अपने पास हैं 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट का 1 4 6 8 9। इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, दोनों समुच्चयों में क्या कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि यहां कॉमन है सिर्फ 1 और 9। 1 और 9 इसमें भी आ रहे हैं, 1 और 9 इसमें भी आ रहे हैं, बाकी उसमें अलग है और इसमें अलग है। इसमें 3 5 7 है, उसमें 4 6 8 है। तो कॉमन अवयव सिर्फ 1 और 9 है। तो आपने क्या देखा, एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम है। एलएचएस का मान भी क्या निकला 19, आरएचएस का मान भी क्या निकला 19। तो इस तरह से अपन क्या बोल सकते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ का सत्यापन होता है, यानी इस तरीके से अपन डी मॉर्गन के नियम को सत्यापित करते हैं एलएचएस और आरएचएस बराबर बताकर। ये मैंने इसका फर्स्ट लॉ प्रूव किया। ठीक ऐसे ही सेकंड लॉ भी प्रूव किया जा सकता है, जिसमें यहां इंटरसेक्शन हो जाता है और यहां यूनियन हो जाता है, बस इतना सा अंतर पड़ता है, बाकी प्रोसेस सेम इसी तरह से चलता है। तो ये था अपना डी मॉर्गन्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो वेन डायग्राम दिखा रहा है। इनके वेन डायग्राम शो करने हैं अपने को। जैसे पहले बोला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट को अपन किससे दर्शाते हैं, रेक्टेंगल से, आयत से दिखाते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, और बाकी के जो दो समुच्चय होते हैं उन्हें अपन सर्कल से दर्शाते हैं, वृत्त से दिखाते हैं। अब यदि अपन बात करते हैं ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी में हमने सीखा था
ये सारा हिस्सा जो ए और बी में आ रहा है पूरा शामिल करते हैं। ये वाला तो अपन लेते हैं ए यूनियन बी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या बोलेगा अपने को, यही नहीं चाहिए। पूछा तो कॉम्प्लीमेंट है ना, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वही एक रेक्टेंगल ले लिया आयत, वही दो सर्कल ले लिए ए और बी सेट, ये यू। बस ध्यान ये रखना है कि ए यूनियन बी में ये सर्कल सैडेड होते हैं, इसके अंदर बाहर वाला रीजन सैडेड होगा, ये वाला, ये इसका कॉम्प्लीमेंट दिखाएगा। ये इसको बोलेंगे ए यूनियन बी का पूरक। तो ये इस तरह से इसका पूरक समुच्चय है, इसका पूरक है। तो पहले ये निकालने से पहले आपको ये माइंड में रखना होगा कि ये जो जिसका कॉम्प्लीमेंट अपन निकालने जा रहे हैं वो दर्शाता किसको है। अब आप डी मॉर्गन्स लॉ से जानते हैं कि ये चीज बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होती है। तो याद रखिएगा, यदि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी अपने को वेन डायग्राम बनाना हो तो वो यही होगा, सेम यही, यानी इसका भी यही है और इसका भी यही है, दोनों का सेम है। क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या बोलता है कि ये दोनों चीजें, ये और ये चीजें इक्वल है। तो इसके अंदर जो आपसे पूछा गया है इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, उसका भी सेम यही वेन डायग्राम इसी तरह से बनते हैं, अपन उनको इसी तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है, और यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम 160 डिग्री से अलग कोण है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए में क्या दिए और यू में क्या दिए। यू में दे रखे हैं सभी प्रकार के समुच्चय, यानी जितने भी टाइप के समुच्चय आप जानते हैं वो सब है, सभी प्रकार के त्रिभुज इसमें आ गए। अब सभी प्रकार के त्रिभुज में समकोण त्रिभुज, अपना अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, या जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, ये जितने भी टाइप के आपने त्रिभुजों के नाम सुने हैं वो सब इसमें शामिल है, सारे इसमें आए। लेकिन ए में क्या दे रखे हैं, यानी ऐसे त्रिभुज जिनमें कम से कम एक कोण 60 से अलग है, जिसका एक कोण 60 डिग्री से अलग, भिन्न का मतलब है अलग। अब केवल समबाहु त्रिभुज ऐसे होते हैं जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं, यानी 60 60 60, बाकी सब में अलग अलग कोण पाए जाते हैं। इसका मतलब इसमें समबाहु को छोड़कर सभी त्रिभुज है इसमें। तो फिर ए पूरक में क्या आएंगे, u माइनस ए लिखते हैं, इसमें तो सारे ही थे, उसमें से समबाहु नहीं लेना है बस, यानी समबाहु लेना है, ये छोड़ देना है। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट में आ गया समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोण 60 के हैं।
ये इसका जवाब हुआ। तो इस तरह से अपनी ये 1.5 प्रश्नावली जो पूरक समुच्चय पर आधारित थी वो मैंने आपको समझाई। थैंक यू।